नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल असिस्टेंट पोस्टमैन उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर डिवीज़न में कार्यरत हूँ। आज अपन इस वीडियो में वर्ष 2019 में आई 1 लाख पदों के लिए जो डी ग्रुप की भर्ती आई थी उसके बारे में बात करेंगे। यह भारतीय रेलवे के 17 जोनों के लिए आयोजित होगी। इसमें आपसे 16 से 17 प्रकार की जो पोस्टेज है डी ग्रुप की, उनके लिए आवेदन मांगे गए थे। आज हम इस वीडियो में उन्हीं सभी 16 से 17 प्रकार की पोस्टों के क्या काम होता है, क्या उनकी सैलरी होती है, छुट्टियां कितनी मिलती है साल में, छुट्टियां लेने की क्या क्या प्रोसेस होती है, और अन्य जो भत्ते हैं वो सब मिलाकर अपने इन हैंड सैलरी, हाथ में सैलरी है, वो कितनी आती है। इसके साथ ही जो वर्ष 2019 का रेलवे डी ग्रुप का जो रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन है 1 लाख पदों का, उसके लिए भर्ती जो प्रोसेस है एग्ज़ाम शुरू होने की, वो वर्ष 2021 में जनवरी लास्ट से शुरू होना प्रस्तावित है। रेलवे भर्ती बोर्ड पहले जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम है वो पहले करवाएगा, उसके बाद डी ग्रुप की भर्ती है वो करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपको इन जो सभी 16-17 पोस्टेज होती है, इनके पोस्टिंग आपको कहाँ कहाँ होती है, इनकी पोस्टिंग होती है, क्वार्टर मिलते हैं या नहीं, और यदि क्वार्टर जहाँ उपलब्ध नहीं होते हैं वहाँ इनका रूम किराया है वो क्या मिलता है, और जो अन्य सस्पेंस है इससे रिलेटेड वो सभी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ अपन जो रेलवे डी ग्रुप के 1 लाख पदों में से अधिकांश जो पद है, पोस्टेज है, जिनके लिए वो काफ़ी सीटें वो सृजित की गई थी, वो कुछ एक हैं, जैसे ट्रैक मेंटेनर 4, असिस्टेंट फोर्समैन, असिस्टेंट CNW। इनमें जितने भी असिस्टेंट है सभी का मतलब है वो सहायक से है। असिस्टेंट CNW, TRD, SNT, इलेक्ट्रीशियन, डिपो, स्वीपर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ये जो सभी है, इन पदों के लिए आपसे वो आवेदन मांगे गए थे। तो एक एक करके हम देखते हैं कि इनका क्या काम होता है और सैलरी से लेकर पूरी प्रोसेस है वो हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ट्रैक मेंटेनर ले लेते हैं। ट्रैक मेंटेनर का कार्य जो अपना रेल पथ होता है, रेलवे ट्रैक होता है, उसकी निगरानी, उसकी देखभाल से संबंधित होता है। ट्रैक मेंटेनर 4th को अपनी जनरल भाषा में गैंगमैन भी बोलते हैं। इन्हें ट्रैक मेंटेनर 1st, जिसे हम मेट, जमादार या मिस्त्री कहते हैं, उनकी देखरेख में, निर्देशन में इन्हें काम करना होता है। रेलवे में ट्रैक मेंटेनर को है वो रेलवे की रीढ़ कहा जाता है। ये पोस्टेज है वो काफ़ी सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है रेलवे में ट्रैक मेंटेनर। इनमें इनकी सैलरी की बात करें तो बाकी सब है वो सेम रहता है। इन्हें रिस्क अलाउंस अलग से मिलता है, जिसकी हम अलग से चर्चा करेंगे, उसके साथ मैं आपको बता दूंगा। ट्रैक मेंटेनर है वो इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत एक पोस्ट है। अगले पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट पोस्टमैन की है। असिस्टेंट पोस्टमैन रेलवे में ट्रैफिक विभाग के अंतर्गत आने वाली पोस्ट है। ये ट्रेन के संचालन से सीधी जुड़ी हुई पोस्ट है। असिस्टेंट पोस्टमैन की नियुक्ति है वो अमूमन स्टेशन पे की जाती है। इनकी पोस्टिंग है वो स्टेशन पे होती है। असिस्टेंट पोस्टमैन को स्टेशन मास्टर का सहायक भी कहा जाता है। इनके कार्य की बात करें तो इन्हें जहाँ पॉइंट है वो मैनुअल होता है, जहाँ हाथ से लगाने वाले पॉइंट होते हैं, वहाँ इनको असिस्टेंट पोस्टमैन को पॉइंट लगाने होते हैं। जहाँ दोनों तरफ स्टेशन के यानी यार्ड में जहाँ गेट होते हैं, उन गेटों को संभालना, बंद करना, खोलने की जिम्मेदारी भी पोस्टमैन की होती है। इसके अलावा जो
थ्रू गाड़ी जाती है बिना रुके स्टेशन से, उनकी है वो जो वाचिंग होती है, उनको जो देखना होता है ऑफ साइड से, वो भी पॉन्ड्समैन का कार्य होता है। अगले पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट टीआरडी ले लेते हैं। टीआरडी जो रेलवे का विभाग है, वो अपना जो रेल पथ होता है उसके ऊपर जो विद्युतीकृत लाइन होती है, जहाँ विद्युत वाले जो इंजन चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, वो कार्य जो विद्युतीकृत कार्य है वो टीआरडी विभाग के निर्देशन में किया जाता है। और असिस्टेंट टीआरडी है वो टीआरडी का ही एक पोस्ट है। यह जो असिस्टेंट का मतलब सहायक से हो गया, और जो टीआरडी है वो उनके विभाग का नाम है। इन्हें टेक्नीशियन के निर्देशन में कार्य करना होता है। इनका कार्य वैसे कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन जैसे 24 घंटे ड्यूटी रहती है इनकी, जो टीआरडी है इनकी, असिस्टेंट टीआरडी, इनकी ड्यूटी 24 घंटे रहती है। यानी जब आपको काम होता है तब आपको काम करना होता है, जब काम नहीं होता है तब आप आराम कर सकते हैं। अगले पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट CNW ले लेते हैं, कैरेज एंड वैगन। कैरेज एंड वैगन है असिस्टेंट यानी हेल्पर, इनका कार्य है वो अमूमन वर्कशॉप में होता है। यह है जो गुड्स एंड जो पैसेंजर्स वैगन होते हैं उनसे रिलेटेड होता है इनका कार्य। आगे देखें तो असिस्टेंट SNT जो डिपार्टमेंट है, उनमें असिस्टेंट का कार्य है वो रेल के संचालन से जो संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपकरण है, जैसे ब्लॉक, पैनल, सिग्नल, इनसे संबंधित होता है इनका कार्य। ब्लॉक फेलियर होने पर या पैनल में मिस्टेक होने पर या सिग्नल में यदि खराबी आ गई है तो जो SNT विभाग के कर्मचारी हैं उनका काम है कि उस फेलियर को नॉर्मल करना, और उसके लिए है वो असिस्टेंट SNT, इनका ESM, SSC, JE सभी सर हैं, वो अपने अपने आधार पर अपना काम देखते हैं। इन सभी पोस्टेज का जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जिनमें रेलवे डी ग्रुप की ही पोस्टें हैं और सभी के लिए है वो वेतनमान समान है। मैं आपको बता दूंगा अलग से। जो ट्रैक मेंटेनर के लिए मैंने बताया था उनको रिस्क अलाउंस अलग से मिलता है, उसके अलावा बाकी के सभी के लिए सब कुछ है वो समान है। इनके लिए आगे देखें तो असिस्टेंट डिपो ले लेते हैं। असिस्टेंट डिपो बोल दो या स्टोर कह दो, जिसे हम माल गोदाम भी कहते हैं। इनका कार्य वहाँ माल गोदाम की जो देख रेख और वहाँ की जो डाटा एंट्री है उनसे संबंधित होता है। हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात करें तो असिस्टेंट हॉस्पिटल अटेंडेंट, इनकी बात करें तो यहाँ है वो जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं उनके हेल्पर की तरह इनका कार्य होता है। ये कुछ एक महत्वपूर्ण पोस्टेज हैं जिनकी हमने अभी यहाँ चर्चा की। इनमें इन सभी पोस्टों में ही नहीं, रेलवे डी ग्रुप की सभी पोस्टों में असिस्टेंट पॉन्ड्समैन की जो पोस्ट है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसका कारण यह है कि असिस्टेंट पॉन्ड्समैन की यदि पोस्टिंग रोड साइड स्टेशन, जहाँ काम कम होता है, उस प्रकार के स्टेशनों पे यदि होती है तो उन्हें पढ़ाई के लिए अलग से समय मिल जाता है। और जहाँ असिस्टेंट पॉन्ड्समैन होता है, ये रेल संचालन की जो प्रणाली है उससे सीधे जुड़ी हुई पोस्ट है। इससे उन्हें आगे की जो पोस्टेज है जैसे स्टेशन मास्टर, गार्ड्स, इनकी कार्य प्रणाली का भी इन्हें ज्ञान हो जाता है। इसलिए जब भी विभागीय भर्ती आती है जैसे LDCE, GDCE, तो इनमें है वो इन्हें पास करने में, उन एग्ज़ाम्स को पास करने में इन्हें आसानी होती है। बाकी अमूमन सभी पोस्टेज सभी अच्छी हैं। किसी में किसी की जिम्मेदारी ज़्यादा है, किसी में काम ज़्यादा है, और सभी जो पोस्टेज हैं उनमें ये सम्मान है कि सभी को एक एक रेस्ट मिलता है। सप्ताह में एक रेस्ट कॉमन होता है। इसके अलावा रेस्ट की
एक अन्य जो रूल्स है रेलवे बोर्ड का, उसके अनुसार जहाँ क्वार्टर नहीं होते हैं वहाँ इनको 2 रेस्ट मिलते हैं, डबल रेस्ट मिलता है। यानी सप्ताह में 5 दिन काम होता है, 2 दिन रेस्ट होता है। और अब हम बात कर लेते हैं इनकी सैलरी के बारे में। तो रेलवे डी ग्रुप में जितनी भी पोस्टेज है उनका बेसिक है 18,000 इनका बेसिक रहता है। उसके अलावा जो केंद्र सरकार का अभी का जो डीए है महंगाई भत्ता, उसकी दर 17% है, तो 17% इनका महंगाई भत्ता हो गया। 1053 है वो इनका टीपीए मिलता है, टीपीए। इसके अलावा अपना जो रूम किराया है, यदि कर्मचारी को रूम मिलता है तो रूम की जो रेट है जहाँ उनकी पोस्टिंग है उसके आधार पर इनकी दर निर्धारित होती है। यदि रूम मिला है तो आपको रूम किराया नहीं मिलेगा। यदि वहाँ रूम उपलब्ध नहीं है, क्वार्टर नहीं है, तो आपको उसके लिए किराया मिलेगा। इसकी अलग अलग दरें हैं, वो पोस्टिंग का जो आपकी लोकेशन है उसके अनुसार निर्धारित है, रेलवे भर्ती बोर्ड के जो नियम है उनके अनुसार। इनमें अन्य जो भत्ते हैं जैसे रात्रि भत्ता है, यदि आप नाइट में ड्यूटी करते हैं तो आपको अलग से भत्ता मिलता है। यदि आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर काम करने के लिए जाते हैं, जैसे आपका हेडक्वार्टर माना ए है, यदि आप स्टेशन बी पर काम करने के लिए जाते हैं तो आपको रेलवे के नियमों के अनुसार है वो ट्रेवलिंग अलाउंस टीए मिलता है। इसके अलावा वर्ष में एक बार 5,000 रुपये ड्रेस अलाउंस के मिलते हैं। जो वर्दी है उस हर पोस्ट है उनके लिए वर्दी निर्धारित है। ये वर्दी है वो पहनना आवश्यक होता है ड्यूटी के दौरान। उसके लिए 5,000 रुपये वर्ष में एक बार ड्रेस अलाउंस के तौर पर मिलते हैं। इसके अलावा जो नेशनल हॉलिडे हैं, राष्ट्रीय अवकाश होते हैं, उनका भी आपको भत्ता मिलता है। यदि आप उसके दौरान ड्यूटी करते हैं तो आपको निर्धारित जो भत्ता होता है वो मिलता है। इन सभी को जोड़ने पे 25 से 26,000 रुपये आपके हैं, वो अकाउंट में बैलेंस है, वो यानी इन हैंड सैलरी है वो 25 से 26,000 आती है। इनमें छुट्टियों की बात करें तो आपको 10 CL मिलती है, कैजुअली लीव होती है 10, वो वर्ष में 10 CL मिलती है, 30 LAP मिलती है और 20 आपको HLAP मिलती है। ऐसे करके वर्ष में 60 है वो आपको छुट्टी मिलती है। तो हमने अभी यहाँ तक सभी पोस्टेज, उनके काम, उनकी क्या सैलरी मिलेगी आपको, छुट्टियाँ कितनी मिलेगी, और अब देख लेते हैं छुट्टी लेने की क्या प्रोसेस होती है। देखिए, छुट्टी लेने की एक कॉमन प्रोसेस है कि आपको एक एप्लीकेशन के माध्यम से अपने इंचार्ज को सूचित करना होता है कि मैं इस दौरान छुट्टी लेना चाहता हूँ। और जो छुट्टी लेना चाहते हैं, जैसे CL लेना चाहते हैं, LAP लेना चाहते हैं या सिक लेना चाहते हैं, जो भी छुट्टी लेना चाहते हैं वो अंकित करके, और कौन कौन सी तारीख की आप बीच में वो छुट्टी लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से आपको अपने इंचार्ज को देना होता है। इंचार्ज उसकी सूचना आगे पहुंचाते हैं, और ऐसे जब आगे से छुट्टी सैंक्शन होकर आती है तो आपको छुट्टी मिलती है। ये हो गई छुट्टी लेने की प्रोसेस। इसके अलावा भी बहुत से है वो अन्य आपके मन में डाउट शंका होगी, वो मैंने वीडियो में आपको बताता रहूँगा। यहाँ जो मुख्य विद्यार्थियों के मन में रहती है कि सैलरी वाली, वो मैंने आपको बता ही दिया। सैलरी 25 से 26,000 रुपये आपके अकाउंट में न्यूनतम आती है। इसके अलावा यदि आप ट्रैवलिंग अलाउंस यानी बहुत से जो भत्ते हैं उनके माध्यम से आपकी सैलरी है वो बढ़ भी सकती है, 28, 29, 30, 31 यानी आगे तक भी जा सकती है आपकी सैलरी। लेकिन 25 से 26,000 रुपये आपके अकाउंट में वो न्यूनतम सैलरी आ जाती है। अब हम आपको एक एक वीडियो करके इन सभी जो पोस्टेज है उनका काम और उनकी जो पूरी प्रोसेस है उसके बारे में हम बताएंगे। और इसकी जो एग्ज़ाम है वो मैंने आपको बता दिया, जनवरी 2021 में प्रस्तावित है।
लगभग जनवरी 2021 में इसकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। आप अपनी तैयारी करते रहें। अब इसकी लगभग अमूमन कट ऑफ कितनी रहेगी? जब आप कट ऑफ पार कर लोगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो फिजिकल आपका टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, वो किस प्रकार से होगा, उसके लिए अन्य जो क्या क्या तैयारियां करनी होती है, उसके लिए हम आपको अलग से एक वीडियो में डिटेल में बता देंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है और किन किन चरणों से हम गुजरने के बाद है वो फाइनल पोस्टिंग हमें वो मिलती है। इनकी हम एक अलग से वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे।